एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 24 में हमने पढ़ा रिसेप्टर्स के हवाले से। आई को हमने पढ़ा एज ह्यूमन रिसेप्टर। तो आज के लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 25। टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ आई एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट टुवर्ड्स आई डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। तो ये चैप्टर हमारा 12 है। चैप्टर 12 से हमने ये टॉपिक लिया है डिसऑर्डर्स ऑफ आई। हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई का टॉपिक पढ़ा लेक्चर नंबर 24 में। होप्स हो कि आपको समझ भी आ गई होगी और आपने उसकी डायग्राम की प्रैक्टिस भी की होगी। आज के लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स ऑफ आई जो है उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगेन, अगर आपने आई का स्ट्रक्चर अच्छी तरह पढ़ा है और फंक्शन आपने अच्छी तरह पढ़ा है, यानी कि पिछला टॉपिक आपने अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, जो कि आपके यूनिक नोट्स में क्वेश्चन नंबर 9 था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से, हमने इनको ऐड करके एक कंप्लीट लेक्चर हम जो है वो प्रिपेयर करेंगे हम आज। तो लेक्चर नंबर 24 जो है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, तो ये समझना बहुत आसान है डिसऑर्डर्स ऑफ आई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमने वो लेक्चर समझा है तो इसमें हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि लेट्स से कल टर्म्स हमने यूज़ की प्रीवियस लेक्चर में, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स का यहाँ पे जिक्र होगा। इसी तरह से लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फंक्शनिंग यहाँ पे, उसको इन्हांस कैसे किया जा सकता है, उसको डिक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बातें होंगी, इसलिए प्रीवियस लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। जी बेटा, आज डिसऑर्डर्स ऑफ आई जो है इसमें हम पहले नंबर पे तो 4 डिफरेंट डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई थी कि आपकी बुक में ये जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई का जो टॉपिक है, इसके नीचे 2 पैराग्राफ्स जो हैं बुक में, आपकी 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो डिसऑर्डर्स के हवाले से हैं। एक में नाइट ब्लाइंडनेस को डिस्कस किया गया और दूसरे में कलर ब्लाइंडनेस को। तो हमने उन दोनों डिजीज़ को डिसऑर्डर्स ऑफ आई में हमने ऐड कर लिया। तो जब आपसे डिसऑर्डर्स ऑफ आई पूछा जाएगा तो 2 डिसऑर्डर्स उसने वहाँ पे मेंशन किए हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे आप जो है वो 2 और ऐड कर देंगे जो उसने प्रीवियस टॉपिक में शामिल किए थे। सो यूनिक नोट्स आपकी बेहतर तरीके से जो है वो रहनुमाई कर सकते हैं। तो यूनिक नोट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आप उनसे जो है वो इस्तेफ़ादा कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कौन सा क्वेश्चन कहाँ तक लिखना है, कौन सी डायग्राम उसमें ऐड करनी है। ये सारी बातें उसमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है आपके यूनिक नोट्स में। सो होप सो आप सब लोगों ने जो है वो यूनिक नोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया होगा। नहीं तो आप जो है जल्द से जल्द उनको ख़रीदें और उनसे प्रिपेयर करें। लेक्चर प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जी बेटा, डिसऑर्डर्स ऑफ आई में हम कौन कौन से डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे और कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। जी, पहले नंबर पे तो हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस को, नाइट ब्लाइंडनेस को। देन हम डिस्कस करेंगे बेटा कलर ब्लाइंडनेस को। देन हम डिस्कस करेंगे मायोपिया, मायोपिया। और उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 पे हाइपरमेट्रोपिया। ये 4 तो डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन है, हम उन दोनों का यहाँ पे तज़किरा करेंगे।
एक अली इब्न ईसा, एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं अली इब्न ईसा, और दूसरे हैं जी इब्नुल हैथम। इब्न अल हैथम। जी बेटा, ये दो हम मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे, 4 डिजीज़ को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जी सबसे पहले हम जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ चलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को कवर करते हैं, उसके बाद हम फर्दर जो है वो डिसऑर्डर्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस। बेटा नाइट ब्लाइंडनेस जो है नाम से ही जाहिर है, कुछ लोगों को रात के वक्त जैसे जैसे अंधेरा छाता जाता है मगरिब के बाद, तो वैसे वैसे उनको जो है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। ये सिचुएशन कहलाती है नाइट ब्लाइंडनेस। ये कह लें कि लो लेवल से सीवियर लेवल तक जो है इसकी रेंज हो सकती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये होती क्यों है, इससे पहले जो है वो हमें कुछ जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं रॉड्स एंड कॉन्स, उनकी फंक्शनिंग को हमें समझना होगा दोबारा से। अगर हमें रॉड्स एंड कॉन्स की फंक्शनिंग की हमें समझ आ जाए तो हम नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस को हम इजीली जो है वो समझ सकते हैं। बेटा रॉड्स के बारे में आपने पढ़ा था कि रॉड्स जो हैं, रॉड्स इनके बारे में हमने पढ़ा था, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो असल में रॉड्स में ऐसी क्या चीज़ होती है कि डिम लाइट में भी हम देख सकते हैं, यानी कि रात में भी हम देख सकते हैं। असल में दे कॉन्टेन, रॉड्स कॉन्टेन रोडोप्सिन। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। अब ये रोडोप्सिन क्या चीज़ है? रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। और ये दोनों पार्ट्स जब दोनों पार्ट्स में डिवाइड होता है तो इससे इम्पल्स जनरेट होती हैं। जब इस पे लाइट टकराती है आके, ये लेट्स से रोडोप्सिन है, तो जब लाइट रेज आके इससे टकराती हैं तो लाइट रेज जो हैं उनके टकराने की वजह से रोडोप्सिन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स? एक तो बनता है इससे ऑप्सिन, ऑप्सिन, और दूसरा इससे कंपोनेंट बनता है बेटा रेटिनॉल, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। ऑप्सिन क्या चीज़ है? ये एक प्रोटीन है, कह लें कि क्लास ऑफ प्रोटीन हम इनको ऑप्सिन्स बोलते हैं। तो फ़िलहाल आपकी बुक में तो उसने जस्ट ये लिखा है कि रोडोप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और जब लाइट नहीं पड़ रही होती इस पर, जब लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसके बरक्स जब लाइट नहीं पड़ रही होती रोडोप्सिन पे तो ये दोबारा से फिर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये दोनों चीज़ें फिर से मिलेंगी। ये है इन लाइट, तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब डार्कनेस होती है तो फिर ये दोनों चीज़ें दोबारा से मिलकर फिर रोडोप्सिन बना देती। ऑप्सिन एक प्रोटीन है, रेटिनॉल जो है ये एक कैरोटिनॉइड है। कैरोटिनॉइड एक पिगमेंट है, कलरफुल पिगमेंट है। तो ये दोनों के मिलने से जो है वो रोडोप्सिन बन जाती। अब रोडोप्सिन जब भी इस पे लाइट पड़ेगी ब्रेक डाउन होगी, और याद रखना इससे इम्पल्स जनरेट होंगी। इन दोनों के सेपरेट होने के साथ साथ तीसरा जो काम होता है वो इम्पल्स जनरेशन है। इम्पल्स जनरेशन। जी बेटा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर रॉड्स ना हो, यानी कि आप ऐसा कह लें कि अगर रोडोप्सिन ही ना हो या रॉड्स ना हो, क्योंकि रोडोप्सिन जो है वो होगी तो रॉड्स जो है वो वर्किंग करेंगे। अब रॉड्स या रोडोप्सिन हम कह लेते हैं डायरेक्टली, अगर रोडोप्सिन नहीं बन रही किसी शख्स में या रोडोप्सिन की कमी है तो रोडोप्सिन के कम होने की वजह से, रोडोप्सिन ना होने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब रोडोप्सिन असल में किस तरह से बनती है? याद रखना कि रोडोप्सिन जो है ये बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। अगर
अगर विटामिन ए जो है वो हमारी डाइट में ना मौजूद हो, जिस शख्स की डाइट में विटामिन ए मौजूद नहीं है, तो उसको ये डिज़ीज़ नाइट ब्लाइंडनेस का जो है वो डिज़ीज़ होने का खदशा होता है। सो हम ये कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से है, इसकी रीज़न क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। सो विटामिन ए जो है वो ना होने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, क्योंकि विटामिन ए जो है इसका फंक्शन क्या है, विटामिन ए जो है विटामिन ए एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन जो है उसके लिए ज़रूरी है कि विटामिन ए जो है वो मौजूद हो बॉडी में, क्योंकि विटामिन ए जो है इससे रेटिनॉल बनेगा। विटामिन ए जो है इसमें मॉडिफिकेशन होगी और इससे रेटिनॉल बनेगा, और रेटिनॉल जो है वो ऑप्सिन से मिलकर रोडोप्सिन बनाएगा। अगर विटामिन ए नहीं है, यानी कि प्रिकर्सर ही नहीं है, तो फिर ये जो है प्रोसेस नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन। अगर रोडोप्सिन नहीं प्रोड्यूस हो रही तो फिर रॉड्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो नहीं होगी। दैट्स वाई अगर विटामिन ए कम हो जाए, विटामिन ए जो है वो ना हो बॉडी में, तो टोटल नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से जो है इसकी सिचुएशन जो है वो चेंज होगी। यानी कि कम विटामिन ए मौजूद है बॉडी में, कम है, बहुत कम है, तो नाइट ब्लाइंडनेस है ही नहीं तो ऐसा तो नहीं होता। बहरहाल विटामिन ए की कमी जो है वो जिस कदर कमी होगी उसी कदर जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसके शॉक्स होंगे, मतलब उतनी सीवियर ये नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ होगी। सो सिंपली वी कैन से कि नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए, क्योंकि वो एक प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करके रोडोप्सिन बना रहे। दूसरा डिसऑर्डर है हमारे पास बेटा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है, जिस तरह से हमने नाइट ब्लाइंडनेस को डिस्कस किया उसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस भी जो है वो कह लें कि पिगमेंटल डिजीज़ है, पिगमेंटल डिसऑर्डर है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट, उसमें तो हमने कहा रोडोप्सिन। तो कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है, इसमें भी हमें पहले जो है वो कॉन्स को देखना पड़ेगा। इसमें हमने रॉड्स को देखा है, याद रखना रॉड्स की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, और कॉन्स की वजह से लैक ऑफ कॉन फंक्शनिंग जो है इसकी वजह से डिजीज़ होगी कलर ब्लाइंडनेस। रॉड्स की फंक्शनिंग नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस, कॉन्स की फंक्शनिंग नहीं है तो कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि कॉन्स के बारे में हमने पढ़ा है कि कॉन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब कॉन्स के अंदर भी इसी तरह से, जिस तरह से रोडोप्सिन है, कॉन्स ऑल्सो कंटेन स्पेशल पिगमेंट नोन एज आयोडोप्सिन। अब आयोडोप्सिन जो है ये भी याद रखना, आपकी बुक में उसने इस तरह से मेंशन नहीं किया। रोडोप्सिन को उसने इंट्रोड्यूस करवाया अच्छी तरह, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रोडोप्सिन जो है दो उसके कंपोनेंट हैं, आयोडोप्सिन के भी दो ही कंपोनेंट हैं। आयोडोप्सिन के भी दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है ऑप्सिन में भी और रेटिनल कंपोनेंट में भी। आप कह लें जो ऑप्सिन है, ऑप्सिन ये क्लास ऑफ प्रोटीन है, ऑप्सिन्स तो क्लास ऑफ प्रोटीन है। इस जो ऑप्सिन रोडोप्सिन में मौजूद होती है और जो ऑप्सिन जो है वो आयोडोप्सिन में मौजूद होती है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो फ्यू अमाइनो एसिड जो है उनके चेंज होने की वजह से, यानी कि इसमें अमाइनो एसिड जो हैं जो मौजूद होते हैं उनको थोड़ा सा कह लें कि उनकी तरतीब चेंज होती है या अमाइनो एसिड चेंज होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो इसमें प्रेजेंट ऑप्सिन बनती है। सो आयोडोप्सिन भी उसी तरह से, जिस तरह से रोडोप्सिन है उसी तरह से आयोडोप्सिन भी बनती है, रेटिनल और ऑप्सिन दोनों कंपोनेंट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स जो हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब रॉड्स जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, रॉड्स एक ही तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली कॉन्स जो हैं ये इनकी 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स। तो कॉन्स की 3 टाइप्स हैं। इनकी 3 टाइप्स जो हैं इनमें मौजूद पिगमेंट की वजह से। जी बेटा, कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें हमने कहा है कि कॉन्स जो हैं, कॉन्स कंटेन आयोडोप्सिन, और कॉन्स जो हैं वो अनलाइक रॉड्स 3 टाइप्स की मौजूद होती हैं। कॉन्स कौन सी 3 टाइप्स की हैं?
असल में रॉड्स के अंदर रोडोप्सिन मौजूद है और कॉन्स जो हैं वो 3 टाइप की इस वजह से हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोडोप्सिन, 3 तरह की आयोडोप्सिन की वजह से। अब मैंने आपको आयोडोप्सिन और रोडोप्सिन भी समझा दिया, ये असल में बेसिक कंपोनेंट्स एक ही हैं। मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ एक आसान तरीके से। हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेडिसन्स, तो मेडिसन्स में बेशुमार टाइप की मेडिसन्स हैं। इसी तरह से हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल्स, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे होंगे, अल्कोहल्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। याद रखें अल्कोहल एक नहीं है, ठीक है। जैसे हम नाम देते हैं मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं। तो अल्कोहल एक क्लास का नाम है। उसी तरह से ऑप्सिन्स प्रोटीन की एक क्लास का नाम है। इसी तरह से रेटिनॉल जो है ये एक क्लास का नाम है। सो इनमें चेंज के साथ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड सामने आते हैं। जैसे कि आयोडोप्सिन जो है ये भी 2 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। अब आयोडोप्सिन जो है वो एक तरह की नहीं है बल्कि 3 तरह के कॉन्स हैं, तो 3 तरह की ही आयोडोप्सिन मौजूद है। इन 3 टाइप के कॉन्स जो हैं उनमें कौन कौन सी आयोडोप्सिन मौजूद हैं, याद रखना ये 3 टाइप्स की जो कॉन्स हैं, दीज 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स आइडेंटिफाई 3 प्राइमरी कलर्स। हमने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स विच डिटेक्ट 3 primary colors and so help in color vision। तो 3 प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो इन 3 कलर्स को डिटेक्ट करती हैं 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स, और इनके डिफरेंट रेशियोज़ की वजह से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ब्लू, ग्रीन और रेड जो हैं वो 3 डिफरेंट टाइप के जो हैं वो कलर्स आइडेंटिफाई करते हैं कौन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोडोप्सिन। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, अनलाइक रॉड्स कॉन्स जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं और 3 टाइप्स के प्राइमरी कलर्स को ही डिटेक्ट करती हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें आयोडोप्सिन भी जो है वो हर एक में डिफरेंट, ब्लू जो डिटेक्ट कर रही हैं, जो कॉन्स ब्लू को डिटेक्ट कर रहे हैं उनमें आयोडोप्सिन और है, रेड वाले और ग्रीन वालों में आयोडोप्सिन और है। अब अगर आयोडोप्सिन की कमी हो जाती है, या हम इस तरह से कह देते हैं कि कौन सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, कौन सेल्स की कमी होती है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ कौन सेल्स डिजीज़ होगी कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में जो है कोई एक या 2 या कोई भी कलर जो है वो स्किप हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिसको कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर होगा, लेट्स से जैसे मैंने ये रेड कलर से ये सर्कल किया हुआ है, कहीं पे मैंने जो है वो ब्लू कलर से मेंशन किया हुआ है। अगर वो कोई शख्स जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर रखता है तो उसको ये डिफरेंट कलर्स दिखाई नहीं देंगे। फिर इसकी कलर ब्लाइंडनेस की फर्दर कई टाइप्स हैं। ये मोनोक्रोमी हो सकता है, कोई शख्स यानी कि किसी को कोई एक कलर दिखाई दे रहा होगा, किसी को 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा जो है वो ये उसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि इसकी भी स्टेजेस हैं नाइट ब्लाइंडनेस की, कम ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है और कह लें कि लोअर लेवल की भी नाइट ब्लाइंडनेस है। उसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस जो है ये कह लें कि एक कलर, 2 कलर स्किप हो सकते हैं, ज़्यादा कलर स्किप हो सकते हैं, टोटली जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है कोई शख्स। तो ये जो है डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई करने के कैपेबल नहीं होते जो खास कलर ब्लाइंडनेस के डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं। एक और बात आपकी बुक में उसने लिखी है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है इट इज़ जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, 2 डिसऑर्डर्स हमारे और रह गए, 2 को अभी हमने डिस्कस किया है, नाइट ब्लाइंडनेस को, कलर ब्लाइंडनेस को। अब हम चलते हैं मायोपिया डिसऑर्डर की तरफ। 3rd डिसऑर्डर है बेटा मायोपिया। मायोपिया में ऐसा क्या होता है, हम 4th को भी साथ ही डिस्कस करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। असल में ये दोनों एक दूसरे के कह लें कि उलट हैं, तो हम एक को समझेंगे कि दूसरा ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा। तो दैट्स वाई हाइपरमेट्रोपिया, हम दोनों को एक साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आई बॉल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, मैं दोबारा से फिर ड्रॉ करता हूँ। ये कह लें कि अब मैं आई बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से ये आई बॉल है।
आई बॉल जो है यहाँ पे लेंस मौजूद है, इसमें से लाइट पास होती है लेंस में से। अब लेंस में से लाइट पास होती है, सॉरी, इस तरह से लेंस में से लाइट पास होती है तो एक फिक्स पॉइंट पे जाके लाइट जो है वो टकरा रही है, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था फोविया का, अगर आपको याद हो तो ये फोकल पॉइंट पे जाके जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है ऑन फोविया। ये कौन सा पॉइंट है? फोविया। याद रखना फोविया के ऊपर ही लाइट को जो है वो ट्रांसमिट करवाना, फोकस करवाना जो है वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ इमेज नहीं बनेगा। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बात ज़रा समझिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आई बॉल जो है, ये आई बॉल ये एलोंगेट हो जाता है, आई बॉल एलोंगेट हो जाता है। हम देखते हैं अगर आई बॉल एलोंगेट हो जाए, लेट्स से ये कुछ यूं सिचुएशन बन गई है, आई बॉल जो है वो थोड़ा सा एलोंगेट हो गया है, तो जब आई बॉल बेटा एलोंगेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो लाइट जो है, लाइट रेज जो इस कॉन्वेक्स लेंस में से पास होगी, मैं लेंस शो कर रहा हूँ, लेंस में से पास होगी, वो जल्दी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी इस तरह से। और अब ज़रा देखें, अब इमेज यहाँ पे बन रहा है और हकीकत में इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, लाइट रेज यहाँ पे फोकस हो रही है, फोकस इनको यहाँ पे होना चाहिए था, फोविया पे। तो जब फोविया पे लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी तो इसकी वजह से जो है वो जो चीज़ें हैं वो ब्लर दिखाई देंगी या दिखाई ही नहीं देंगी। तो ये सिचुएशन जो है जिसमें एलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। इसकी पहचान क्या है? एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अब आप ज़रा सोचें कि अगर ये एलोंगेट हो गया आई बॉल तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? दो तरीके हैं, या तो फिर ये जो स्क्रीन है यानी कि फोविया, इसको उठा के आगे ले आएं, यानी कि ये स्क्रीन जो है ये यहाँ पे आनी चाहिए, जो कि नामुमकिन सी बात है अब। या फिर ये है कि इस जो यहाँ पे फोकल पॉइंट बना है इसको लाइट रेज को थोड़ा दूर फेंक दिया जाए ताकि यहाँ पे आके लाइट जो है वो फोकस हो। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक और तरह का लेंस इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात ज़रा समझ लें कि लेंस दो तरह के हैं, एक जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को जो है वो सुकेड़ रहा है, जबकि दूसरा जो है वो दूसरे टाइप के लेंस जिनको आप कंकेव लेंस बोलते हैं, वो लाइट को डायलेट करते हैं, वो डाइवर्ज करते हैं, लाइट को इस तरह से फैला देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे लेंस इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस, हम कनकेव लेंस यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। और कनकेव लेंस में से जब लाइट पास होगी, ये ज़रा देखिएगा, लेट्स से अगर हम यहाँ पे कनकेव लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक कनकेव लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, जब कनकेव लेंस में से लाइट पास होगी, लेट्स से ये पास हो रही है, पहले लेट्स से यहाँ पे रेड से मैं शो कर देता हूँ, पहले यहाँ पे बन रहा है, ये फोकस पॉइंट बन रहा है, ठीक है। जब लाइट जो है वो कॉनकेव लेंस में से इस तरह से पास होगी, इस तरह से लाइट पास होगी, तो ये कनकेव लेंस जो है ये लाइट को इस तरह से फैलाएगा और इसको बिल्कुल किनारों पे पहुंचा देगा। अब लाइट जो है वो ज़्यादा दूर जा सकती, ठीक है। तो जब हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे, किस कंडीशन में, जब आई बॉल एलोंगेट हो जाए, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, देन वी कैन यूज़ कनकेव लेंस टू रेक्टिफाई दिस डिसऑर्डर। ये हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कनकेव लेंस। By using concave lens we can rectify this disorder, यानी कि हम इस डिसऑर्डर से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम जो है वो ग्लासेस का इस्तेमाल कर लें। जैसे मैंने ग्लासेस का इस्तेमाल किया है, तो जब हमारी आई बॉल जो है वो एलोंगेट होती है, इसकी सिचुएशन है कम या ज़्यादा हो सकती है, तो उसी बेस पे जितना ज़्यादा जो है वो एलोंगेट होता जाएगा आई बॉल, उतना ज़्यादा जो है हमें उतना कह लें कि बड़े लेवल का जो है वो कनकेव लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो जब मायोपियल कंडीशन होगी, देन वी कैन यूज़ कनकेव लेंस टू रेक्टिफाई दिस डिसऑर्डर। तो इस तरह से जब हम
कंकेव लेंस को इस्तेमाल करेंगे तो लाइट जो है वो एक्चुअली जाके आंख की बैक साइड पे सही पॉइंट पे जाके टकराएगी, जिसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट या फोविया। जी, हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन जो है ये इसके उलट है। हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन जो है इसमें एलोंगेशन हुई थी, तो इसमें हम बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल। इसमें आई बॉल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि आप कह लें कि ये ओरिजिनल सिचुएशन है, ये हमने नॉर्मल को शो किया हुआ है, ये नॉर्मल आई है। अब आई बॉल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। नॉर्मल में आपने देखा है कि लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है ऑन फोविया। अब जब श्रिंक हो जाएगा, लेट्स से पहले मैं इसमें भी जो है वो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें भी हम पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसको जो है वो, लेट्स से ये नॉर्मल आई बॉल है, नॉर्मल आई बॉल है। अब ये जब श्रिंक हो जाएगा, लेट्स से इसकी स्क्रीन यहाँ पे आ गई, स्क्रीन सॉरी, जब ये आई बॉल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि बैक साइड से ये श्रिंक होके थोड़ा सा आगे आ गया, लेट्स से ये श्रिंक होके ये अब यहाँ पे आ गया, इतना हिस्सा जो है वो स्किप हो गया, यानी कि ये इसकी ओरिजिनल सिचुएशन थी। अब ये आई बॉल इस तरह से हो गया। तो जब आई बॉल श्रिंक हो जाएगा, तो आई बॉल श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, लेंस में से जब लाइट पास होगी, अब इस लेंस में से जब लाइट पास होगी तो ये बैक साइड पे जाके जो है वो टकराएगी। ये इस तरह से लगेगा कि जैसे ये बैक साइड पे जाके टकरा रही है लाइट। हालांकि पॉइंट ये होना चाहिए, ये ओरिजिनल पॉइंट ये है, लेकिन ये बैक साइड पे जाके टकरा रही है, ऐसा अज्यूम करेंगे, ऐसा लगता है हमें, ऐसा फील होता है कि बैक साइड पे जाके लाइट टकरा रही है। तो इस वजह से जो है वो ब्लरनेस जनरेट होती है। अब इस हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन में क्या हुआ है, आई बॉल श्रिंक हो गया। आई बॉल श्रिंक होने की वजह से जो है वो लाइट रेज जो हैं वो बिहाइंड द फोकल पॉइंट जो है जाके टकरा रही हैं। अब इसको जो है वो रेक्टिफाई करने के लिए डेफिनेटली इसका उलट लेंस इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने इस्तेमाल किया था कनकेव लेंस, तो यहाँ पे जो है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लिया जाएगा, यानी कि ऑलरेडी आई में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब क्या होगा, लाइट जो है वो इस तरह से आके इसमें से पास होगी जब लाइट, तो ये लाइट को जो है वो इस तरह से फर्दर इस पे फोकस करेगा इस तरह से। ये लाइट जब पास होगी तो ये अपने ओरिजिनल पॉइंट पे जाके टकराएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लें एक और, तो हम हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव कर सकते हैं। ये कौन सा लेंस है, ये बेटा है कॉन्वेक्स लेंस। फिर से मैं बात रिपीट करता हूँ, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस वी कैन रेक्टिफाई हाइपरमेट्रोपियल कंडीशन। मायोपिया में एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकेज ऑफ आई बॉल है। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय कंकेव लेंस, बाय यूजिंग कंकेव लेंस वी कैन रेक्टिफाई दिस डिसऑर्डर। इधर हम लिखेंगे बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस वी कैन रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। इसको दूसरे अल्फाज में बोला जाता है शॉर्ट साइट। मायोपिया जो है इसको बोला जाता है शॉर्ट साइटेडनेस, और इसको बोला जाता है लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइट, लॉन्ग साइट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइट, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइट। जी बेटा, ये हमारे 4 डिसऑर्डर्स हो गए। इसके बाद डिसऑर्डर्स के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो 2 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। जिन्होंने काम किया है आँख और उसकी डिजीज़ पे और उनके ट्रीटमेंट पे। तो कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इनकी हम बात करते हैं वन बाय वन। 2 मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास अली इब्न ईसा, अली इब्न ईसा, और दूसरे हैं इब्न अल-हैथम। जी, हम पहले डिस्कस करते हैं अली इब्न ईसा को। अली इब्न ईसा ने जो है वो क्या काम किया है इन द फील्ड ऑफ आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट। अली इब्न ईसा, अली इब्न ईसा जो हैं
इनको ये पायनियर्स हैं ऑफ्थल्मोलॉजी के। ऑफ्थल्मोलॉजी क्या है? ऑफ्थल्मोलॉजी कह लें कि आई रिलेटेड नॉलेज को हम बोलते हैं ऑफ्थल्मोलॉजी। आई रिलेटेड कह लें कि आई स्ट्रक्चर, आई फंक्शन एंड आई डिजीज़ से रिलेटेड जो नॉलेज है हम इसको ऑफ्थल्मोलॉजी बोलते हैं। तो अली इब्न ईसा जो हैं इनको पायनियर्स में कंसीडर किया जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है आँख पे, आँख के स्ट्रक्चर पे, ख़ास तौर पे उसके आई डिजीज़ पे और आई डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। अली इब्न ईसा जो हैं इनका पहले नंबर पे तो आपने याद रखना है, इनका जो एरा है वो है 950 से 1013, 950 से 1012 जी। अली इब्न ईसा ने क्या क्या काम किए? नंबर 1 पे 3 बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 3 बुक्स लिखी ऑन ऑफ्थल्मोलॉजी। इन बुक्स में उन्होंने क्या लिखा है? इन बुक्स में उन्होंने 130 आई डिजीज़ को ज़िक्र किया है। उसके बाद इनके लिए 143 ड्रग्स को तजवीज़ किया है फॉर ट्रीटमेंट। इसलिए हम अली इब्न ईसा जो हैं उनका काम जो है उसको हम ऑफ्थल्मोलॉजी के पायनियर्स में कंसिडर करते हैं कि उन्होंने जितना ज़्यादा काम किया है कि जब जो लोग हैं वो अच्छी तरह आँख के स्ट्रक्चर को भी नहीं जानते थे तब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। 3 बुक्स इन्होंने लिखी हैं ऑफ्थल्मोलॉजी पे और 130 डिजीज़ को जो है वो सामने लाए और उनके इलाज के लिए 143 जो हैं डिफरेंट ड्रग्स इंट्रोड्यूस करवाए। उसके बाद है इब्नुल हैथम। ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट और सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इब्नुल हैथम। इब्नुल हैथम जो हैं ये जैसे अली इब्न ईसा को पायनियर में कंसिडर किया जाता है, इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स बोला जाता है। पहली बात तो ये कि ये फादर ऑफ ऑप्टिक्स हैं। उससे भी पहले इनका जो एरा है वो है 965 टू 1039। दोनों ही अरब साइंटिस्ट हैं। इब्नुल हैथम जो हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स। फादर ऑफ ऑप्टिक्स याद रखना। ये 2014 में इनके बारे में इब्नुल हैथम के बारे में जो है 2014 में पूछा गया है। इब्नुल हैथम का जो काम है इन केस ऑफ आई स्ट्रक्चर एंड आई डिजीज़, तो उसमें आपसे पूछा गया 2014 में, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इसलिए इब्नुल हैथम जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें। फादर ऑफ ऑप्टिक्स इनको बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इस बुक ऑफ ऑप्टिक्स में इन्होंने आई स्ट्रक्चर, इसमें इन्होंने आई स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है, लाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। फिर इन्होंने इसी बुक में पिन होल कैमरा को डिस्कस किया है, ठीक है जी। फिर आई स्ट्रक्चर के साथ साथ आई फंक्शन को भी इन्होंने डिस्कस किया है, आई फंक्शन को, कि आँख जो है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है। और सबसे बढ़ के इसी बुक में इन्होंने एक और काम ये किया है कि आई सर्जरी जो है इस पे भी, आई सर्जरी इस पे भी इन्होंने काम किया है। आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा शाहकार है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, ऐसा शाहकार है कि जिसने कह लें कि सोच चेंज कर दी तब के लोगों की, कि इस कदर कह लें कि ये इन्फॉर्मेटिव थी कि इसको जो है वो एज रेफरेंस बुक जो है वो बाद की सदियों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा। अब बुक ऑफ ऑप्टिक्स को आइजक न्यूटन की एक बुक के कह लें कि स्टैंडर्ड पे रखा जाता है, उसके इक्वल रखा जाता है। तो इस कदर ये अहम है बुक ऑफ ऑप्टिक्स। फिर लाइट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया इसमें।
लाइट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ विद एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किया गया। पिन होल कैमरा किस तरह से बनाया जा सकता है, पिन होल कैमरा को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इसी तरह से आई स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट टाइम। फिर इसी तरह से इसी बुक में इन्होंने लाइट को एनर्जी कंसिडर किया, लाइट को एनर्जी कंसिडर किया, जबकि लोग एनर्जी की डेफिनेशन भी नहीं जानते थे, जबकि लोग जो हैं वो एनर्जी के नाम से भी वाकिफ़ नहीं थे, तब उन्होंने लाइट को फर्स्ट टाइम जो है वो एनर्जी का नाम दिया। सो वी कैन से कि इब्नुल हैथम जो हैं ये वाकई ही फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहलाने के लायक हैं। सो इब्नुल हैथम जो हैं इन्होंने इस कदर काम किया, दैट्स वाई हम इनको आज फादर ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से याद करते हैं। इसी तरह से अली इब्न इस्सा जो हैं वो पायनियर्स ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में उनको कंसिडर किया जाता है। इस तरह से दो मुस्लिम साइंटिस्ट जो आपकी बुक में उन्होंने मेंशन किए हैं, उनके हवाले से हम जो है वो ये जानते हैं कि अली इब्न इस्सा जो हैं इन्होंने क्या किया, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद इब्नुल हैथम जो है इन्होंने क्या काम किया वो भी हमने आज डिस्कस किया। जी बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में फर्दर दो हमने छोटे टॉपिक ऐड किए थे, एक था हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ आई और दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट टुवर्ड्स आई डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट्स। जी बेटा, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपकी बुक में डिसऑर्डर्स ऑफ आई का सेपरेट क्वेश्चन है और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट का सेपरेट है। तो ये लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी। कई बार जो है वो कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस अलग अलग से पूछे गए। इसी तरह से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस पूछा गया है बोर्ड में। फिर इसी तरह से इब्नुल हैथम की अभी मैं बात कर रहा था, इब्नुल हैथम के बारे में पूछा गया। तो बेटा आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। साथ ही साथ जो है वो डायग्राम्स पे भी आप फोकस करें, क्योंकि मैं बारहा बता चुका हूँ बायोलॉजी जो है विदाउट डायग्राम्स उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आप डायग्राम्स पे जो है वो फोकस करें। आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 26 के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।